हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि साइंस एंड टेक की सीरीज अपन लोगों ने स्टार्ट की है और उसका फर्स्ट लेक्चर अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे था। नाउ इट्स आवर सेकंड स्टेप जो कि हम लोग बात करेंगे बिग डेटा की। ओके, इसी से रिलेटेड है, अभी थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे रिलेटेड है। और मैं अभी स्टार्टिंग में थोड़ा बता दूं कि अब हम सबको पता है कि भाई हमारी क्या मेन टेस्ट सीरीज आ चुकी है और ऑलमोस्ट सीट्स फिल हो चुकी हैं। तो अगर अब भी किसी को ज्वाइन करनी है तो दे कैन मैसेज टू ताऊ, तेज ताऊ जो हमारा एक कैरेक्टर है तेज का, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो और जो भी डिटेल्स हैं जो भी डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये हमारा लेक्चर 2 है ना। सिलेबस में मेंशन है ऑलरेडी, है ना, ऐसा है नहीं, ये अपन ने पहले भी बात की थी कि अपन सिलेबस के एक एक वर्ड को करेंगे और इस तरीके से कर लेंगे कि वहां से कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो क्वेश्चन अपन कर लेंगे। एआई के क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, अगर स्लाइड्स अच्छे से देखी होंगी या आप लोगों ने वीडियो अच्छे से सुना होगा तो वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए होंगे और अपने फ्रेंड्स वगैरह से आप उनको डिस्कस कर सकते हो। ओके, चलो बिग डेटा की बात कर लेते हैं। अभी इस स्लाइड में क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि रिलेटेड पीवाईक्यू, अगर कोई आया है तो, इससे वैसे नहीं आया है। बिग डेटा होता क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, एप्लीकेशंस, इसके डिसएडवांटेजेस, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, बिग डेटा और एआई कैसे रिलेटेड, क्योंकि एआई हम लोग पढ़ के आए हैं तो वो किस तरीके से बिग डेटा से कनेक्टेड है या कैसे एक दूसरे पे वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से, वे फॉरवर्ड देखेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अरे यार मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस देना भूल गया, बट कोई नहीं, बना देंगे लास्ट में। ठीक है, सॉरी। बिग डेटा से कोई पीवाईक्यू नहीं आया अभी तक, बट एज वी ऑल नो दैट बिग डेटा हर दिन न्यूज में रहता है। आजकल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में डेटा का इतना ज्यादा यूज करती है ताकि पॉलिसीज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके। जैसे राजस्थान सरकार, राजस्थान जो सर्वे का डेटा है या जो आधार का डेटा है, उस डेटा का यूज करके कोई भी जो स्कीम आएगी, कोई भी जो इनिशिएटिव होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने में उनको मदद मिलती है। अब देखो, ये मैंने न्यूज की क्लिपिंग्स, आप इंडियन एक्सप्रेस उठा के देखोगे ना, तो हर दूसरे दिन आपको बिग डेटा पे कुछ ना कुछ न्यूज मिल जाएगी, कोई ना कोई आर्टिकल मिल जाएगा या कोई पर्टिकुलर मतलब इवेंट आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे बिग डेटा से रिलेटेड कोई हैकाथॉन हुआ या फिर मान लो कोई पोर्टल लॉन्च हुआ कहीं पे, किसी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें न्यूज में रहती हैं, इसलिए बिग डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आरएस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पर। ओके, बिग डेटा की बात करते हैं। बिग डेटा जैसा कि नाम से क्लियर है ना कि यार बिग मतलब बहुत बड़ा और डेटा मतलब समथिंग की कुछ फैक्ट्स और कुछ चीजें, मतलब जो कुछ वैल्यूज हमारे पास है, कुछ नंबर्स हमारे पास है, लेकिन ये इतने ज्यादा है मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, या फेसबुक का एग्जांपल हो जैसे, है ना, कितने लोग किसी एक फोटो को लाइक करते होंगे, कितने लोग डिसलाइक करते होंगे, कितने लोग रील्स देखते होंगे, कितने लोग पोस्ट करते होंगे। वर्ल्ड वाइड सोच के देखो आप, पहले तो अपने फ्रेंड्स में ही सोच के देखो, फिर जयपुर में सोचो, राजस्थान में सोचो, इंडिया में, एंड देन मूव टू दी ग्लोबल लेवल, मूव एट दी ग्लोबल लेवल। अब ग्लोबल लेवल में कितने ज्यादा पोस्ट हुए होंगे, कितने ज्यादा लाइक डिसलाइक्स किसी चीज के, तो ये कितना ज्यादा डेटा डेली क्रिएट हो रहा है, बन रहा है। ये और इस डेटा को एनालाइज करना, है ना, संगठित करना, मतलब भाई कलेक्ट करना, स्टोर करना, गैदर करना, है ना, एंड फिर उसके बाद आपको इसको एनालाइज करना है कि ये किस तरीके से लोगों का बिहेवियर दिख रहा है, कि लोग किस चीज को पसंद कर रहे हैं, बिजनेसमैन इस चीज को अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली बिग डेटा क्या होता है कि बहुत बड़ा डेटा जो कि कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है इतने बड़े डेटा को अरेंज करना और ये सारी चीजें। जैसे सोशल मीडिया आप देखते होंगे, इंटरनेट पे जो एक्टिविटीज होती हैं, इवन अभी मैं जैसे ही वीडियो बना रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, ये डेटा स्टोर हो रहा है, ये फाइल जैसे बनाई होगी तो इसमें कुछ एमबी खर्च हुआ होगा कि ये जो पीपीटी अभी इसको अपलोड करेंगे तब ये डेटा क्रिएट हो, आप लोग इसको देखोगे, यूट्यूब पे जाके देखोगे तब ये डेटा क्रिएट होगा। तो अब आप खुद सोचो, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं, अगर आप 200 साल इसको कंटिन्यूअसली सारी वीडियोस को देख लो ना, देखने लगो ना, तब भी वीडियोस कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। आप सोचो कि दिन में कितनी फ्लाइट्स उड़ती होंगी, आरएस के कितने बच्चे एग्जाम देते होंगे, यूपीएससी के बच्चे कितने कितने बच्चे एग्जाम वो फॉर्म फिल करते होंगे, है ना, एसएससी के कितने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, नीट आईआईटी, जॉब के लिए वो लोग कितना अप्लाई करते हैं, वोट लोग देते हैं, तो कितना आधार,
इंडिया में सबका आधार कार्ड बना हुआ है। आप सोचो, वो आधार में जो डिटेल्स आपने फॉर्म किए तो वो कितना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो गया। ये सरकार इसको स्टोर, तो इतने डेटा को आप जब स्टोर करते हो, इतने बड़े डेटा को उसको एनालाइज करते हो, ये जो इसको इकट्ठा, एक अगर मैं टर्म में बात करूं तो वो होता है बिग डेटा। दैट इज एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेट्स ऑफ डेटा, जिसको प्रोसेस ट्रेडिशनल तरीके से, अगर मान लो पहले तो क्या होता था, बही खाते नहीं बना लेते थे, बही बनाई जाती थी, अगर आप लोगों को एक लाल सी किताब होती थी, हम उसमें लिख लेते थे, या स्कूल्स में आप लोगों ने देखा बड़े बड़े रजिस्टर्स होते थे, मोटे मोटे गवर्नमेंट फाइल्स भी ऐसी होती थी। लेकिन अब सारा एक्सेल फाइल पे जनरेट होता है। ओके, तो ये बिग डेटा है। ओके, इसको इकट्ठा करना, संग्रहित करना और उसका फिर विश्लेषण करना, इस पूरी प्रक्रिया को आप बोलोगे बिग डेटा। ओके, एआई जैसे हम लोग पढ़ के आए हैं, तो मैं उसको एक बार आपसे रिलेट करा दूं कि बिग डेटा से इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। आप सोचो, इंसान को, एक इंसान को जैसे खाना चाहिए होता है ना, अपना काम करने के लिए, डिसीजन, अपना दिमाग चलाने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, कि उसे कैसे काम करना है, तो सेम वैसे ही एआई में क्या देखा था कि भाई एक मशीन है, और ये जो मशीन है, ये इंटेलिजेंट आदमी की तरह काम करती है। लेकिन ये कब काम करेगी? जब इसको खाना मिलेगा, जब इसको कुछ चीजें दी जाएंगी, कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, और हम प्रोवाइड क्या करते हैं? डेटा। तो ये रिलेशन है। डेटा मतलब मशीन का खाना है। अगर उस मशीन को खाना मिलेगा, फ्यूल मिलेगा, तब वो काम करेगा। और जितना ज्यादा उसको खाना प्रोवाइड कर किया जाएगा, जितना ज्यादा डेटा होगा एक मशीन के पास, उतना ज्यादा वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। कि द मोर डाटा एंड एआई सिस्टम हैज, द बेटर इट कैन परफॉर्म। कि जैसे मान लो कि भाई, जैसे स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, कि लोगों की आवाज पहचानना, जब बहुत सारे लोगों की आवाज, उनका एक्सेंट, वो किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, जब मशीन के पास होगा तो उसे एनालाइज की, यहाँ के लोग किस तरीके से बोलते हैं, यहाँ के लोगों का एक्सेंट कैसा है, तब वो एक रिजल्ट पे आते हैं, तब मशीन बता पाएगी कि हाँ पर्टिकुलर लोगों का एक्सेंट ऐसा। तो ये एक रॉ मटेरियल है, खाद्य पदार्थ काइंड ऑफ ना, किसके लिए? मशीन के लिए। जितना ज्यादा आप इसको चीज खिलाओगे, डेटा प्रोवाइड करोगे, उतना ही ज्यादा वो अच्छा परफॉर्म करेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल और बताता हूं, कि अगर मान लो गवर्नमेंट के पास कैंसर पेशेंट्स का डेटा हो, हॉस्पिटल्स के पास कैंसर पेशेंट्स का डेटा हो, तो डॉक्टर्स को कैंसर की ट्रीटमेंट करने के लिए या उसका ड्रग्स बनाने के लिए, जो मशीन जो वो यूज करेंगे, उस मशीन जो डेटा प्रोवाइड करेंगे, तो उस मशीन के लिए आसान हो जाएगा एक ड्रग को क्रिएट करना, एक ड्रग को बनाना। ठीक, तो सिंपल एक रिलेशन है कि बिग डेटा जो है वो एआई का, या जो मशीन सिस्टम है उसका रॉ मटेरियल है। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जितना ज्यादा खाना खिलाओगे, उतना ज्यादा इंसान काम कर रहा है। अरे ये सब में लागू नहीं होता है, बट हाँ, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करोगे ना, एनर्जी सिस्टम है काइंड ऑफ ये एआई का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एआई में और बिग डेटा में क्या रिलेशन है। अगर मान लो कहीं पे आपको स्टेटमेंट देनी पड़े किसी आंसर में, कि भाई बिग डेटा किस तरीके से एआई में रोल प्ले करता है, तो आप वहां पे बता सकते हो कि हाँ, बिग डेटा जो है रॉ मटेरियल है एआई सिस्टम। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। अब ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर मान लो आरएस में सिंपल क्वेश्चन आता ही है, आपसे पूछ ले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिग डेटा, तो बिग डेटा की डेफिनेशन लिख दो, और उसकी फटाफट टाइप बता दो, डायग्राम बना दो, कि एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, और एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। ऐसे बना दो, या टेबल बना दो, और इनके सबके एक एक दो दो एग्जाम्पल लिख दो। ये एग्जाम्पल हमने दे रखे। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, देखो स्ट्रक्चर्ड डेटा। भाई एक चीज सोचो, अभी तेज ने अपनी मेंस की टेस्ट सीरीज लॉन्च की, तो हमने एक एक्सेल फाइल बनाई जिसमें जिन जिन स्टूडेंट्स ने उसको ज्वाइन किया, तो उनके कॉन्टैक्ट्स, उनका फोन नंबर, मतलब फोन नंबर, उनका एड्रेस, उनके फादर, वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में है। ऐसा नहीं है कि रैंडम। ओके, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वो अब उनकी एक्सेल फाइल होती है, वर्ड में काम करते हैं, डॉक में फाइल करते हैं। अगर वो हाईली ऑर्गेनाइज है, संगठित है, मतलब एक साथ है, आप उसको समझ सकते हो बड़े आराम से। ओके, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा, और उसका एग्जांपल आप दे सकते हो जैसे एक्सेल फाइल होगी। ओके, जैसे
टैक्स सिस्टम है, गवर्नमेंट का टैक्स। भाई किस कौन कौन लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं? गवर्नमेंट के पास प्रॉपर डेटा है तो वो स्ट्रक्चर्ड है। फिर हम सेमी स्ट्रक्चर्ड की बात, पहले इससे पहले मैं अनस्ट्रक्चर्ड बता दूं, जो कि ऑर्गेनाइज ना हो। जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे क्या आ रहा है? वीडियो भी आ रही है, ठीक है, फोटो भी आ रहा है, लोग पीडीएफ भी डाल दे रहे हैं, लोग पोस्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं। ओके, जैसे वीडियो फाइल्स होगी, ऑडियो फाइल्स होगी, इमेजेस होगी, टेक्स्ट हो गया, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी हो रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप, अलग अलग तरीके का होगा, ये डिफाइंड नहीं है कोई। तो उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, अब आपको एग्जांपल्स भी पता होंगे कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में अपन फेसबुक, ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब की बात करेंगे। यूट्यूब पे भी आप देखोगे लोग शॉर्ट्स बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, फिर उस पे भी लाइक का है, फिर नीचे कमेंट का ऑप्शन भी है। तो ये हर बार डेटा क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो कोई एक ऑर्गेनाइज थोड़ी है। फिर सेमी स्ट्रक्चर, जब इन दोनों का सेमी स्ट्रक्चर कैसा होगा कि इन दोनों का, भाई, स्ट्रक्चर्ड प्लस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे ईमेल्स हो, ईमेल्स में आपके साथ मतलब टेक्स्ट भी आएगा, प्लस में कोई पीडीएफ फाइल भी आ सकती है, एक्सेल फाइल भी आ सकती है, या सीएसवी फाइल्स होती हैं। ये इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। तो ये होती है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। ओके, तो हम लोगों ने बिग डेटा पढ़ा, उसकी 3 तरीके की टाइप पढ़नी। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, कई बार क्या होता है कि जब मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सीधा बस बिग डेटा की डेफिनेशन लिख के आ जाओगे। लेकिन अगर वहीं पे एक और बच्चा इसकी टाइप भी बता दे रहा है और उन टाइप के भी एग्जांपल बता दे रहा है, जिसको कहते हैं वैल्यू एडिशन, जो कि हम लोगों ने बूस्टर में सीखा था कि किस तरीके से 2 मार्कर क्वेश्चन में, भाई ये क्वेश्चन 2 मार्कर में आया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिग डेटा, कि भाई आप बिग डेटा से क्या समझते हो। आपने क्या किया, सिंपल 2 लाइन में डेफिनेशन लिख दी। लेकिन एक बच्चे ने वहीं पे क्या किया, 2 लाइन में डेफिनेशन भी लिख दी, टाइप्स भी लिख दी और उसके एग्जाम्पल भी दे दिए। लेकिन जब एग्जामिनर के पास कॉपी जाएगी तो वो देखेगा यार एक बच्चे ने तो ये भी लिख रखा है। तो वो इंप्रेशन डालता है, अच्छा लगता है एग्जामिनर को कॉपी चेक करते टाइम कि हाँ यार इसने चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा दी हैं, तो मेरा हक बनता है कि मैं इसको एक्स्ट्रा मार्क्स। तो वो वैल्यू एडिशन होती है। और हम लोग बूस्टर में सब कुछ सीख के आए कि कहाँ पे आपको फैक्ट देना है, कहाँ पे आप डायग्राम बनाओगे, कहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना है। ओके, तो डेटा के प्रकार हम लोगों ने पढ़े कि व्यवस्थित डाटा होता है, एक अर्थ व्यवस्थित होता है, एक अव्यवस्थित होता है। इसके एग्जांपल्स या इसके उदाहरण जो है वो आप देख लेना है। और आज क्या करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश की दोनों की अलग अलग पीडीएफ देंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है, वो मेन चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आती है जो हमें पढ़नी चाहिए कि फीचर्स क्या है भाई बिग डेटा के। अब आप खुद से सोचो कि यार ये जो बिग डेटा है इसकी क्या फीचर हो सकती है। तो बेसिकली तो इसको ना 3 V's के नाम से जाना जाता है, 3 V's। बट आजकल क्या हो गया कि इसको और क्लासिफाई कर दिया गया, 6 वी की बात करता है, 6 V's। अब कौन कौन से हैं देखते हैं। ठीक है, एक तो वॉल्यूम। यार आप खुद सोचो कि हमारे इसकी फीचर देखो डेटा की, बिग डेटा की, कि इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। कितने करोड़ों इमेजेस डलती होंगी, कितनी करोड़ों वीडियोस डलती होंगी। जैसे आप खुद सोचो, अमेजोन पे लोग दिन में कितनी शॉपिंग करते होंगे, कितने ऑर्डर करते होंगे, है ना, कि 1 सेकंड में कम से कम 700 आइटम्स ऑर्डर किया जाता है। ठीक है, कितनी प्लेन्स दिन में उड़ती होंगी, और उन जो प्लेन में जा रहा है उनका पूरा डेटा, वो टिकट का जो डेटा है। कितने लोग थिएटर में जाके मूवी देखते होंगे, उनका डेटा। कितने लोग एग्जाम देते होंगे, है ना। और अब इसी चीज को आप वर्ल्ड लेवल पे सोचो कि कितने लोग व्हाट्सएप पे चैट कर रहे होंगे। तो कितना ह्यूज अमाउंट है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ये डेटा क्रिएट होता है। ओके, तो वॉल्यूम की जब बात, वैरायटी, वैरायटी मैंने बताया कि कितने तरीके से, भाई कोई डेटा टेक्स्ट में जा रहा है, मैसेज कर दिया, किसी ने पीडीएफ बना दी, किसी ने डॉक में बना दिया, किसी ने एक्सेल फाइल में बना दिया, किसी ने इमेज बना दी, तो किसी ने यूट्यूब वीडियो बना दिया। कि तो ये अलग अलग तरीके का होता है ना, वैरायटी भी आप देख सकते हो उसमें। ओके, फिर वेलोसिटी की बात करते हैं। यार 1 मिनट, लाइट चली गई है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है, करते हैं। ओके, वेलोसिटी की बात करते हैं, है ना। अब आप सोचो कि कितना डेटा कितनी स्पीड में अपलोड हो रहा है, जनरेट हो रहा है और क्रिएट किया जाता है। सेकंड्स में डेटा क्रिएट हो रहा है। वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब होता है कि कितना सही है कोई चीज। भाई डेटा तो क्रिएट कर दिया, लेकिन क्या सरकार के पास सही डेटा की कितने लोग टैक्स देते हैं, या कोई डेटा क्रिएट हुआ हो, या चीजें जो यूट्यूब पे डली वो क्या सारी चीजें सही हैं। तो वेरासिटी भी देखी जाती है। वैल्यू की बात करें,
भाई डेटा तो इतना ज्यादा क्रिएट हो गया, क्या उस डेटा की वैल्यू है? हाँ वैल्यू है। अब जैसे फेसबुक पे आपने कोई चीज लाइक की, फेसबुक पे लाइक की, फेसबुक ये डेटा किसी प्राइवेट कंपनी को दे देगा, मान लो ये एप्पल को दे देगा। तो उन लाइक से जितने आप लाइक करोगे एप्पल की चीजें, तो एप्पल उस डेटा को यूज करके ये बता सकती है कि इस आदमी को या इस बच्चे को एप्पल का फोन पसंद है, और वो उस डेटा का यूज करेगा आपको वो एड दिखाने का। वो जो एड दिखती है ना आपको साइड में, वो आप, क्योंकि वो डेटा आपने जनरेट किया लाइक करके, और उसी डेटा से वो कंपनी यूज कर रही है आप तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने में। सारी कंपनियां ऐसे ही करती हैं, आप लोगों ने देखा, और आप ये बिल्कुल ये चीज तो डेली फील कर पा रहे होंगे। चाहे कोई भी आप सोशल मीडिया साइट खोलते होगे तो उस पर आपको वो आपकी पसंद वाली चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो अब जब वो जो डेटा जो लाइक किया था आपने एप्पल का फोन, वो लाइक किया तो आपको पसंद, और किसी पॉइंट अब जब आपके पास पैसा होगा, अभी तो स्टूडेंट लाइफ में पैसा उतना होता नहीं है, लेकिन बहुत सारों के पास तो है, बट हाँ स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ चलती है। तो वो डेटा जब लाइक किया तो उस फोन को कभी आप खरीदोगे, और जब खरीदा तो उस लाइक किए हुई चीज की वैल्यू हो जाती है। वो जो डेटा क्रिएट हो वो वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। और कंपनियां इसी तरीके से तो काम करती है, उनका बिजनेस मॉडल यही होता है। वेरिएबिलिटी, but the ways in which the big data can be used and formatted, भाई कि किस तरीके से उसको यूज किया जा सकता है अलग अलग तरीके से उसके, तो ये फीचर्स होगी। तो अगर आपको मान लो 6 वीज याद ना आए तो 3 वी याद कर लेना, वॉल्यूम, वैरायटी और वेलोसिटी। ये तीन याद कर लेना, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कि कितना ज्यादा होता है, कितनी वैरायटी का होता है, स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख ही लिया, और वेलोसिटी कितनी है उसकी। ओके, आगे चलते हैं। बेनिफिट्स, आप खुद सोचो कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं बिग डेटा के। बताया ना कि कंपनी एप्पल के पास आपका डेटा है, तो जब एप्पल के पास आपका डेटा है तो वो आपको फोन दिखाएगी बार बार, और दिखाएगी तो वो आप इतना आपको अच्छा लगेगा कि किसी टाइम पे उस फोन को खरीद लोगे। जब फोन को खरीद लोगे तो उस कंपनी का तो प्रॉफिट हो गया ना। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब जैसे ही सरकार के पास मान लो डेटा हो, आधार का पूरा डेटा होगा, तो आधार का जब डेटा होगा तो उसको, सरकार को किसी स्कीम के अकॉर्डिंग अगर अकाउंट में पैसा भेजना है, तो वो पता होगा ना कि किसकी कितनी इनकम है, उस हिसाब से डीबीटी की जा सकती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुना होगा ना। ऐसे ही स्कूल वालों के पास अगर डेटा है स्टूडेंट्स का, या सबके फोन नंबर है, तो वो स्कूल, जैसे हमारे पास तेज सिविल्स के पास अगर मान लो 5,000 बच्चों का डेटा है, तो हम उन बच्चों तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं कि भाई मेंस की टेस्ट सीरीज आ गई है। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, तो अलग अलग फील्ड में बेनिफिट्स होते हैं, वो सारी चीजें अब हम लोग देखेंगे। देखो, एप्लीकेशंस की बात करते हैं बिग डेटा की। तो भाई इंश्योरेंस में एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जा सकता है, एजुकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, एनर्जी एंड यूटिलिटीज में, हेल्थ केयर में, मीडिया। ये तो मैंने आपको एक डायग्राम दिखा दिया। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे इसको डायग्राम को देख के पॉइंट्स याद, आप खुद सोचो कि आपके आसपास, फिर कल भी मैंने बताया था आप लोगों को जब पिछला वीडियो था, कि आप अपने आसपास चीजें देखने लग जाए करो, कि क्या मेरी मैं हेल्थ में बिग डेटा का यूज किया जा सकता। हाँ भाई, अगर सारे पेशेंट्स का, इंडिया के सारे पेशेंट्स का डेटा हो, तो ड्रग्स डिस्कवरी में हेल्प होगी सरकार को। या जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने संजीवनी स्कीम जो लेके आए हैं, है ना, आयुष्मान भारत स्कीम जो सरकार ने, भारत सरकार ने बनाई है, तो उसमें बहुत आसान हो जाएगा ना कि किन लोगों तक ये स्कीम पहुंचानी है। और अगर जो साइंटिस्ट हैं जो ड्रग्स पे काम करते हैं उनके पास पूरा डेटा होगा कि भाई यहाँ पे इस रीजन में किस तरीके की बीमारियां पाई जाती हैं, तो वो उस तरीके से दवाई को बना सकते हैं। भाई कुछ बीमारियां पर्टिकुलर एक जगह पे भी होती है ना, कि आप देखोगे ट्रॉपिकल कंट्रीज में अलग तरीके की बीमारियां मिलेंगी, आप फिर ऊपर नॉर्थ की साइड जाओगे तो फिर अलग, ट्रॉपिक्स वाले रीजन में जाओगे तो वहां अलग मिलेगी, है ना, पोल वाले रीजन में जाओगे तो वहां पे अलग। तो हेल्थ की बात होगी ना, ठीक है? ऐसे सोचो। आप एजुकेशन करते हो, एजुकेशन में सेम, अगर सरकार के पास पूरा डेटा है कि भाई यूपीएससी के कितने बच्चों ने पेपर दिया, तो उससे पता चल जाएगा ना कि हाँ भाई कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, आरएस के कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पे सिटिंग करवानी है, कैसे करवानी है। ओके, किनको भाई स्कूल नीट के कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो फिर उनके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट की जाएंगी। टीचर्स ऐसे अगर बच्चे का पूरा डेटा हो स्टार्टिंग से लेके अभी तक का, तो वो फ्रेम कर लेंगे ना कि हाँ ये बच्चा किस में स्ट्रॉन्ग है, किस में वीक है। सेम ऐसे ही गवर्नेंस की अगर बात करें, गवर्नेंस में क्या होता है बेसिकली भाई,
सरकार अपनी सेवाएं लोगों तक पहुंचाती है, तो कैसे पहुंचा पाएगी जब उनके पास डेटा होगा कि कितने लोग हैं गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो हमें, सरकार को पता चल गया कि भाई इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो अब हमें गरीब लोगों की हेल्प करनी है। तो इसके लिए हमें ये चीज करनी, मतलब वो कोई भी स्कीम लेके आओ जाए, सरकार के पास पूरा डेटा है कि कहां कहां तक बिजली पहुंच चुकी है, कहां तक नहीं पहुंची है, तो वहां पे ये चीज इंप्लीमेंट करनी सौभाग्य स्कीम में कि भाई यहाँ पे अब बिजली पहुंचानी है। कि तो गवर्नेंस इसी तरीके से तो सरकार अपनी स्कीम्स को पहुंचाती है। फिर अगर बात करें बिजनेस, बिजनेस में अभी बताया कि किसी कंपनी के पास आपका डेटा है कस्टमर का, कि यहाँ वाले लोग जो हैं, कि भाई अमेरिका वाले लोगों के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा खर्च कर सकते हैं, तो एप्पल वहां पे कंपनी लगाएगी बजाय कि अफ्रीकन कंट्रीज में। उसे पता है कि अफ्रीकन कंट्रीज में एप्पल नहीं खरीद पाएंगे लोग, क्योंकि गरीबी ज्यादा है। जब गरीबी ज्यादा है तो वहां पे एप्पल नहीं, लेकिन सैमसंग लगा देगी अपनी कंपनी में, जैसे इंडिया में सैमसंग ज्यादा फेमस हुआ पहले, क्योंकि सैमसंग की फोन्स की कीमत क्या थी, कम थी, यहाँ पे लोगों के पास उतना पैसा नहीं था, तो बिजनेस बढ़ा ना सैमसंग का। तो बिजनेस इस तरीके से, जो कंपनीज होती हैं वो डेटा के हिसाब से चलती है, कि उनके पास अगर डेटा है कि यार यहाँ के लोग किस तरीके का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, यहाँ के लोग क्या बर्गर खाना पसंद करते हैं, तो मैकडी वहां पे, जैसे बेंगलोर में आपको मैकडी मिल जाएगा, लेकिन राजस्थान के किसी छोटे से टाउन में मैकडी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ के जो लोग हैं बर्गर, जैसे अपने गांव में लोग क्या होते हैं, बर्गर खाना पसंद नहीं करते ज्यादा, मम्मी पापा या दादा दादी को बर्गर दिखाते, बोले अरे यार क्या है ये, बेकार चीज दिखाते हो। लेकिन बेंगलोर में, दिल्ली में, जयपुर में क्यों मैकडी ओपन हो रहा है? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो पसंद करते हैं इस चीज को, उनके पास वो डेटा है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ रही होगी, है ना? तो इस तरीके से चीजें। अब जैसे ट्रांसपोर्ट की बात करें, अगर मान लो टाटा को पता है कि भाई कौन सी गाड़ी, मतलब अगर लोगों की इनकम पता है तो उन्हें भी ये भी पता रहेगा कि कौन सी गाड़ी लोग खरीद सकते हैं, और ये गाड़ी मैं अगर इतने पैसे की बनाऊं तो ये लोग खरीदेंगे, अगर मैं इससे और महंगी बनाऊं तो ये इनकम वाले लोग इसको खरीद सकते हैं। तो वो क्यों डिसीजन ले पा रहे हैं? वो डिसीजन इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि उनके पास डेटा है, उनके पास वो वैल्यूज हैं, है ना? तो तभी अपनी पॉलिसीज, कि मुझे प्लांट कहाँ पे लगाना चाहिए, टाटा सोचेगा यार कहाँ पे प्लांट लगाए। जब उनको पता होगा ना कि यहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, यहाँ का जो मैन पावर है या यहाँ के जो लोग हैं वो स्किल्ड हैं, तो मेरी कंपनी में काम कर सकते हैं, या यहाँ के लोग सस्ते दामों पे काम कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें जैसे हेल्थ के, वो मैं वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं। ओके, मतलब स्वास्थ्य में कैसे, गवर्नेंस में कैसे। अब गवर्नेंस में एक और चीज में जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क्राइम। भाई जब अगर सरकार को पता है कि इस एरिया में ज्यादा एफआईआर हो रही है, इस एरिया में वुमेन के अगेंस्ट ज्यादा क्राइम हो रहा है, तो वहां पे सीसीटीवी कैमरास पुलिस को डिप्लॉय करेगी। तो ये क्या गवर्नेंस ही तो ना, सरकार क्या कर रही है, अपनी सर्विसेज को डिलीवर कर रही है लोगों तक। तो क्राइम को कंट्रोल करने में हेल्प हो सकती है। अब जैसे कोई भी मान लो त्रासदी आ गई, कहीं पे बाढ़ आ गई, सरकार को अगर यही नहीं पता होगा कि यहाँ पे कितने लोग रहते थे, तो क्या अपना मान लो जो कोई भी सामग्री अगर वहां पे पहुंचानी है, खाद्य सामग्री वहां पे पहुंचानी है, तो क्या पहुंचा पाएगी? क्या जैसे कपड़ा पहुंचाना है, उन्हें अगर पता ही नहीं है कि कितने लोग हैं तो कैसे हो पाएगा? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। या फिर अगर उन्हें जैसे बाढ़ में मान लो कुछ लोग बह गए, साइक्लोन आ गया, उसमें लोग लापता हो गए, अर्थक्वेक आ गया उसमें लोग मर गए, अगर सरकार को यही नहीं पता कि कितने लोगों की डेथ होगी, तो किस तरीके से वो कोई भी स्कीम कह लो उन लोगों के लिए, या फिर मान लो कोई भी चीज पहुंचानी है वहां तक, हेल्प करनी है, कैसे पहुंचा पाएंगे? अगर वो डेटा ही नहीं होगा तो क्या पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। सेम ऐसे ही कि भाई टैक्स कलेक्शन, कि भाई 4% लोग टैक्स देते हैं इंडिया में, ये कहां से आया है? डेटा है, फैक्ट है। तो सरकार फिर जो लोग टैक्स नहीं देते हैं उन पे फिर रेट डालती है, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होता है। हम जैसे एटीएम से पैसा निकालते हैं तो एक स्लिप जनरेट होती है, और वो बैंक के पास भी वो चीज जाती है, वो ट्रांजैक्शन की जाती है कि ये आदमी कितना ट्रांजैक्शन कर रहा है। अगर कोई लाखों की ट्रांजैक्शन कर रहा है तो सरकार उस पर नजर रखेगी ना कि इतना पैसा आ कहां से रहा है।
सेम ऐसे ही मनरेगा का डेटा, कि मनरेगा में कितने लोग काम करते हैं। जब डेटा होगा तभी तो सरकार उन चीजों तक या स्कीम्स को अच्छे से पहुंचा पाएगी ना। तो ये गवर्नेंस के, ओके, हिंदी में आप लोग इसको देख लेना, बाकी मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ और आपको चीजें समझ आ रही होंगी। सेम बिजनेस वाली चीजें, कि भाई एप्पल को पता है कि भाई ये वाला प्रोडक्ट मेरा पसंद नहीं आया, अच्छे फीडबैक नहीं आया, आप लोगों ने फीडबैक फॉर्म भरा, फीडबैक में नेगेटिविटी, नेगेटिव चीजें भर दी, तो अब एप्पल क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। या सेम ऐसे ही कि तेज सेल्स का, अगर मान लो आप, जैसे हाँ मैंने लास्ट एग्जांपल ये बता कि आप लोगों से पूछा था कि आप लोग कमेंट कर देना या कोई सजेशन देना, तो आप लोगों ने कमेंट किया तो एक मोटिवेशन आता है कि यार लोगों को समझ तो आ रहा है कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं और हम तेज का क्या मोटिव है, कि हम लोग बहुत सस्ते में कोई भी प्रोग्राम लेके आए तो लोगों तक ये बात पहुंची और लोगों ने बताया कि हाँ हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज को, और आप ये करो। फीडबैक आया तभी तो चीजें हम लोग इंप्रूव करते जा रहे हैं। तो इंप्रूव किया तो अच्छे प्रोग्राम्स निकल के आए, जैसे क्यूबिट निकल के आया, बूस्टर निकल के आया, रैपिड निकल के आया, कि लोगों ने बोला कि भाई पेपर 4 का कुछ है नहीं यहाँ पे। फीडबैक आए, लोगों ने बताया पेपर 4 के लिए आपको स्टार्ट करो, तो बैठे टीम में डिस्कशन हुआ और पता चला कि हाँ यार ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही बिजनेस चलते हैं सारी कंपनी। एग्रीकल्चर में सेम ऐसे ही, कि अगर किसान को पता हो कि जैसे एआई में मैंने बताया था आपको कि इस सोइल में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उसी तरीके से उसी प्रकार से अपनी फसल उगाएगा वहां पे। कौन सी, जैसे रेड सोइल है, मान लो अगर सरकार को यही नहीं पता हो कि यहाँ पे रेड सोइल है और इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है, या लेटरेट सोइल है, एलुवियल सोइल है, ओके, वेदर पैटर्न, अब सरकार को पता है कि कब वो वेदर डिपार्टमेंट जो है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्हें पता है कि कब बारिश आने वाली है, वो किसानों को पहले ही बता है। तो किसान तैयार रहते हैं कि आज मुझे अपनी फसल को बेचने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो जो मैसेज में भेजा वो क्या है, डेटा ही तो है। और सरकार ने इतने दिन का टेम्परेचर का, प्रेशर का डेटा कलेक्ट कर रखा है, जो डिपार्टमेंट जो साइंटिस्ट लोग जो काम कर रहे हैं, उससे पॉलिसीज बनाने में आसानी हो जाती है। तो ये यहाँ पे मैंने चीजें डिस्कस की, आप लोग देखना कि व्यवसाय में किस तरीके से या कृषि में किस तरीके से जो बिग डेटा है उसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन है वो देखना। लेकिन कि कोई भी चीज आती है तो उसके साथ साथ ना कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, कि अब कुछ ना कुछ खामियां भी हैं, कुछ ना कुछ कमियां भी हैं। उन कमियों पे हमें ध्यान देना चाहिए, पर पहले हमें ध्यान तो तब देंगे ना जब हमें कमियां पता होंगी। जैसे पहली कमी क्या, कि एक तो डेटा इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा अमाउंट डेटा है, उसको कैसे तो कलेक्ट करें, उसको स्टोर कैसे करें, वो स्टोर करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है एक तो। दूसरी चीज, आपने अभी सुना होगा कि आधार का डेटा लीक हो गया। भाई हमने तो सरकार को अपना डेटा दे दिया और सरकार ने क्या किया, उस डेटा का मिस यूज कर लिया मान लो, या मैंने तो सिम खरीदी कहीं से और उस सिम वाले ने वो डेटा कहीं और दे दिया, या जिसकी सिम खरीदी उस कंपनी ने वो डेटा फेसबुक पे भेज दिया, या उस फेसबुक ने वो डेटा एप्पल को भेज दिया, या नाइकी को भेज दिया, किसी कंपनी को भेज दिया। तो वो तो हमारी प्राइवेसी का हनन है ना। तो प्राइवेसी का में मतलब हैम्पर करती है चीजें। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। अब जैसे एग्जांपल बताता हूँ, कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस सुना होगा आप लोगों ने। कैम्ब्रिज एनालिटिका, इसने क्या किया कि फेसबुक का डेटा, ये प्राइवेट कंपनी है, उसने फेसबुक ने इससे डेटा लिया और फेसबुक के डेटा से इन्होंने इलेक्शंस में धांधलेबाजी करवाई, पर्टिकुलर कंट्री में, इंडिया में या यूएस में या कहीं पे। तो वो डेटा उससे लोगों की वोटिंग जो हैबिट है, या फिर मान लो कि लोगों को इन्फ्लुएंस किया, लोगों के दिमाग के साथ खेला कि किसको वोट देना चाहिए, वैसे ही वीडियो दिखाए। मान लो जैसे मैं किसी, मान लो एक आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हूं, मैं, मुझे कोई पर्टिकुलर एक लीडर पसंद है, तो मुझे उन्हीं के वीडियो दिखाए, मुझे बाकी के विचारों के बारे में तो पता ही नहीं चला। तो मैं तो सिर्फ जाके बिना कुछ सोचे समझे कि यार ये आदमी सही है या गलत है, मैंने नहीं सोचा, मैं सीधा जाके वोट कराया। तो इस तरीके से डेटा के साथ खेला जाता है। तो मेरा तो माइंड मैनिपुलेट कर दिया ना वहां पे। या फिर जैसे कोई न्यूट्रल आदमी है जिस जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, वो तो ये जानना चाहता है कि मुझे किसको वोट देना है, मैं सही और गलत देखा हूं। लेकिन अगर मान लो उनको हम एक तरीके की ही वीडियो दिखा दें, तो उनका माइंड चेंज हो जाएगा ना। सेम ऐसे ही सिक्योरिटी जो लीकेज की बात की हमने, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, जैसे भाई बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंप्यूटिंग पावर चाहिए आपको। ऐसे नॉर्मल कंप्यूटर से इतना ज्यादा डेटा आप
जैसे हमारे पास जो मोबाइल फोन है डेटा, उनमें तो जो कंप्यूटर्स हैं उनमें तो बहुत कम डेटा स्टोर होगा, लेकिन डेटा तो बहुत ज्यादा है। आप देखते होंगे कि आपको फाइल्स या फोटोज या इमेजेस जो है डिलीट करनी पड़ती होंगी उस टाइम के बाद। तो ये भी एक चैलेंज है। फिर रैपिड एनहांसमेंट, मतलब आपको नहीं लगता कि जो जो डेटा है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है? हर दिन, हर दिन कितनी ज्यादा ईमेल्स होती होंगी, है ना, करोड़ों ईमेल होती होंगी। हर दिन 500 मिलियन ट्वीट होते हैं, सोचो आप कितना डेटा। तो ये बहुत ज्यादा रैपिड टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, और इसके साथ अपने आप को रखना, अपने आप को उस काबिल बनाना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। अभी तो हम लोगों ने मोबाइल, अभी तो इंडिया में मोबाइल चलाना ही सीखा हम लोगों ने, और उधर टेक्नोलॉजी एआई आ जाए, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी आई, तो अभी कैसे उस चीज के साथ हम कोप अप कर पाएंगे? फिर भाई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनमें, या जो आम आदमी तो इस चीज को कर नहीं पाएगा। ये डेटा जो इसको मैनेज करने के लिए स्किल्ड लोग चाहिए। पहले तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते ही नहीं, मतलब बहुत कम लोग हैं ऐसे, क्योंकि हमारा जो करिकुलम सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें ये चीजें बताई नहीं जाती कि यार सब बिग डेटा को कैसे हैंडल करना है, या इसका क्या यूज करना है, क्या उपयोग कर सकते हैं हम लोग। फिर डेटा के साथ एथिकल चैलेंजेस भी हैं, जैसे एआई में बताया था कि अगर मान लो कोई डेटा डेटा फीड किया गया किसी मशीन में, और वो बायस्ड हो, वो इंसान फीड करने वाला, कि भाई ब्लैक लोगों के अगेंस्ट है ये, तो वो डेटा, वो मशीन भी उसी तरीके से काम करेगी, उसी तरीके के रिजल्ट शो होंगे। ओके, तो बिग डेटा की क्या क्या चुनौतियां हैं, तो आप सब ये देखना। ओके, और चीजें समझ आ रही होंगी आपको। अब हम लोगों ने बिग डेटा देख लिया, उसकी टाइप्स देख ली, उसकी फीचर्स देख ली, भाई हम लोगों ने उसकी एप्लीकेशंस देख ली अलग अलग सेक्टर्स में। ओके, उसके साथ साथ हमने ये देख लिया कि कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या है। अब गवर्नमेंट में पहले भारत सरकार की बात कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, जैसे नीति आयोग ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। कैग ने एक पॉलिसी बनाई कि बिग डेटा को कैसे मैनेज करना है, कि ये इतना डेटा जो डेली बन रहा है, इसको किस तरीके से हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसरो के साथ मैप क्रिएट किए कि कहाँ कहाँ पे खेती की जा सकती है, कौन कौन से एरिया उपजाऊ है। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट इनसाइट आया, क्या, कि भाई जो टैक्स इवेड करते हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं जो लोग, उनको उनको कैसे कैच किया जा सकता है, उनको कैसे पकड़ा जा सकता है, वहां तक कैसे पहुंचा जाए। फिर जैसे प्रोजेक्ट स्वदेश है, प्रोजेक्ट स्वदेश में क्या पता है, कि डेटा की हेल्प से जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे जिसमें नर्वस सिस्टम पे इंपैक्ट पड़ता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट स्वदेश बना है। तो ये आप सोचो कि क्यों पढ़ा रहे हैं ये, आरएस में तो नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जब आप मेंस का आंसर लिखोगे, उसमें उस आंसर में जब आप एग्जांपल देके आओगे कि बिग डेटा का सरकार कैसे प्रोजेक्ट स्वदेश में यूज कर रही है, या कैग ने एक पॉलिसी बनाई है, या फिर नीति आयोग इस पे किस तरीके से बात कर रहा है, क्या कौन सा प्लेटफॉर्म बना है, तो एग्जामिनर पे अपने आप ही एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो मार्क्स देने चाहे आधा ही मार्क्स दे, वो एक अच्छी चीज होती है। ओके, अब अगर हमने भारत सरकार के पढ़ लिए, तो भाई हम तो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान का भी पढ़ेंगे। जैसे राजस्थान का संपर्क पोर्टल है। संपर्क पोर्टल क्या है, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है, कि भाई आपको इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नमेंट की सर्विसेज के बारे में बताया जाएगा, चीजें मुहैया करवाई जाएगी। तो वो करवा कैसे कैसे करवाएंगे, उनके पास डेटा ही होगा ना, तो वो डेटा पे ही काम कर रहा है। या फिर जैसे राजस्थान ने बिग डेटा के लिए फर्स्ट इन्वायरमेंट के लिए, ताकि सिटीजन्स तक चीजें को पहुंचाया जा सके, एक प्रोजेक्ट बनाया। वो प्रोजेक्ट किसके साथ बनाया है, टेरा डेटा एक कंपनी है। ये पहला, अपने आप में पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो राजस्थान सरकार लेके आ रही है, ताकि लोगों तक सर्विसेज को पहुंचाया जा सके। तो ये दो एग्जांपल्स आप लिखोगे, तो एग्जामिनर पे अच्छा ही प्रभाव जाने वाला है। वो सोचेगा कि हाँ यार, सही चीज है, ये इन्होंने अपनी कॉपी को बाकी के जो बच्चों ने जो आंसर्स लिखे हैं उससे अलग बनाया है। यही वैल्यू एडिशन होता है, यही हम लोगों ने बूस्टर में सीखा भी था। ओके, सारी चीजें अब हम लोगों ने देख ली हैं। अब हम लोग अगर मान लो यही बिग डेटा पे क्वेश्चन, अगर 5 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है, ओके, और 5 मार्कर में या 10 मार्कर में सॉरी क्वेश्चन आए, तो वहां पे वे फॉरवर्ड आपको लिखना पड़ेगा। तो वे फॉरवर्ड में क्या चीजें होती है बेसिकली, कि हमें क्या करना चाहिए। भाई जो जो हमारी खामियां है ना, जो जो चुनौतियां थी ना, उनको अगर हम लोग सही कर लें, जो जो कमियां हैं, उनको सही कर लें, तो हम लोग एक पर्टिकुलर जो ये टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का यूज सबके अच्छाई के लिए कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा टर्म सुना होगा, डेटा इज ए न्यू ऑयल।
इसका क्या मतलब है कि डेटा जो है वो आज के टाइम पे तेल के बराबर की एक नया तेल जैसे खोज लिया हो किसी ने। ये क्या मतलब है इस चीज का? इसका सिंपल मतलब है कि एक टाइम था कि जब तेल की खोज हुई तो तेल ने पूरी दुनिया को बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हुई, और इंडस्ट्रीज में जो मशीन चलती थी वो किससे चलती थी भाई? फ्यूल से, तेल से चलती थी। सेम आज के टाइम पे जिसके पास डेटा है वो इंसान या वो कंट्री स्ट्रोंग है। आपने देखा होगा क्यों यूएस और चाइना डेटा पे लड़ाई करते हैं कि किसके पास किसका ज्यादा डेटा है। वहां पे एक टर्म आती है डेटा लोकलाइजेशन। डेटा लोकलाइजेशन न्यूज में सुना भी होगा आप लोगों ने, कि जैसे भारत सरकार भी कहती है कि भाई हम लोग अपने लोगों का, अपने सिटीजन्स का जो डेटा है वो बाहर नहीं जाने देंगे, कंपनीज पे रेगुलेशन लगा रही है। या फिर एक और टर्म सुना होगा डेटा कोलोनाइजेशन, कि जैसे पहले कोलोनाइजेशन हुआ था ना, कि भाई बाहर की कंट्रीज आके, जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पे आके अपने फायदे के लिए हमारे रिसोर्सेज को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था, तो ऐसे ही बाहर की कंपनीज आके हमारे डेटा को एक्सप्लॉइट कर रही है अपने सामान को बेचने के लिए, उसे बोलते हैं डेटा कोलोनाइजेशन। तो इन्हीं सब चीजों से जो ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स जब आप यूज करोगे तो आपकी कॉपी, एक साधारण जो कॉपी होगी ना, आंसर कॉपी, उससे अलग बनेगी। अब जैसे आप लिखो डेटा इज ए डबल एज स्वॉर्ड, जो दो धारी तलवार होती है, कि इसका अगर अच्छे से यूज कर लिया, पॉजिटिव तरीके से यूज कर लिया, तो हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज एक गरीब आदमी तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर इस डेटा का यूज गलत तरीके से, जैसे फ्रॉड करने के लिए, हमने किसी के अकाउंट से पैसे निकाल लिए, किसी का डेटा हम लोगों ने किसी कंपनी को बेच दिया, तो ये तो डिपेंड करता है कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लॉज बनाने पड़ेंगे कि भाई डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसके लिए सरकार को लॉ बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज कि आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि सेंट्रलाइज है बिल्कुल, सॉरी है ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करता है, अगर मान लो बिग डेटा के साथ उसको इंटीग्रेट किया जाए, उसको जोड़ा जाए, तो हम इन चीजों को, या जो पॉलिसीज बन रही है उनको और आसानी से और अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमें साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्यों? ये डाटा कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? इंटरनेट पे क्रिएट हो रहा है। अब पता चला हमारा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, हमारी बैंक डिटेल्स किसी ने हैक कर ली, आपका आरएस का डेटा किसी ने हैक कर लिया, यूपीएससी का डेटा किसी ने हैक कर लिया, या सरकार ने बजट बनाया, बजट ही हैक हो गया पता चला। तो हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि जैसे यूएस, जैसे चाइना है, चाइना अपने हैकर्स को बैठा के रखता है कि भाई आप बस अटैक करते रहो इनकी वेबसाइट पे। अभी थोड़े दिन पहले एम्स का पोर्टल डाउन हो गया था, सुना होगा आप लोगों ने न्यूज। तो हमें अपने जो टेक्नोलॉजी जो सिस्टम, उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हमारे ऊपर ऐसे कोई अटैक ना कर सके, ये साइबर अटैक्स ना हो सके। और साइबर अटैक नहीं होंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हम अच्छे से एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएंगे। ओके, ये सारी चीजें हैं। ओके, तो हमें अपने आंसर में को अच्छा बनाने के लिए ये सब हमें लिखना पड़ेगा। आप लिखोगे तो आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे, ठीक है, और आप उन कैंडिडेट्स में आओगे जो कि कट ऑफ को बढ़ाते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा, या फिर ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ गई है कि अरे यार क्या बात कर रहे हो आप, अरे भाई कि कहना क्या चाहते हो, कुछ समझ नहीं आया, बिग डेटा पढ़ लिया पूरा, उसके फीचर्स भी पढ़ लिए, ये होता क्या है कि भाई बहुत बड़ा अमाउंट का जो डेटा है, जो कि कॉम्प्लेक्स है, जिसको अगर संगठित कर दिया जाए और प्रोसेस किया जाए अच्छे तरीके से। या फिर इसकी फीचर्स क्या क्या थी, कि भाई वेलोसिटी, वॉल्यूम, वेरासिटी, वैरायटी, इसके क्या क्या बेनिफिट्स थे, बेनिफिट्स में भी अलग अलग फील्ड्स में देखने थे, क्या क्या चैलेंजेस हैं, कि भाई किस तरीके से अगर एथिकल चैलेंज है ना। फिर हम लोगों ने देखा कि भारत सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए, फिर राजस्थान सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए, और उसके बाद वे फॉरवर्ड। ये इतनी सारी बातें कर तो ली, लेकिन हमें तो सब कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ गई ना भाई। मैंने बिल्कुल ट्राई किया कि नॉर्मल तरीके से आपको सारी चीजें समझ आ जाए, नहीं आई हैं फिर भी, तो फिर आप लोग बताना प्लीज। ओके, और बाकी आपको तेज के प्रोग्राम्स के बारे में पता है ही। ओके, ये तो डेली क्या ही डिस्कस करने की जरूरत है, कि क्यूबिट चला हुआ है जिसमें प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, बूस्टर में आपको आंसर राइटिंग की जाती है, ओके, रैपिड में पेपर 4 किया जाता है, और अपग्रेड अभी थोड़े दिन बाद आ ही जाएगा जिसमें हम डेली न्यूज़पेपर कवर करते हैं।
मेंस टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90 के आसपास या 95 के आसपास बच्चे, जब भी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सीट्स बुक हो चुकी हैं। आप लोग भी करवा सकते हो सीट बुक, ठीक है। साइंस एंड टेक की वीडियो चल रही है, देखो 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। अब सोचो 2 टॉपिक कवर हो गए अपने, मतलब अगर इन टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया तो वो कोई आंसर, मतलब वो क्वेश्चन अपने को बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। देखो ऐसे धीरे धीरे चलेंगे ना, रोज मतलब हर 2 दिन में भी एक टॉपिक कवर कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम जब तक मेंस आएगा, सिलेबस पूरा सिलेबस अच्छे से कर चुके होंगे और इसको रिवाइज भी कर चुके होंगे और आंसर भी लिख चुके होंगे। ओके, मैं क्वेश्चंस चलो अभी बता ही देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस वाली स्लाइड में डालना भूल गया हूँ। तो एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, लिख लेना आप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिग डेटा and what are the challenges associated, what are the challenges associated with big data, with big data। ये क्वेश्चन लिख लेना। एक ये लिख लेना कि डिस्कस अबाउट दी, कि डिस्कस अबाउट दी फीचर्स ऑफ बिग डेटा, also write some initiatives, write some initiatives taken by Indian and Rajasthan government। ओके, तो ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, आप लोग लिखना, बाकी इन स्लाइड्स को देख लेना। और इस बार हाँ, हिंदी और इंग्लिश की दोनों की पीडीएफ अलग अलग आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो टेंशन मत लेना। थैंक यू वेरी मच, जो भी लगे कमेंट करके बता देना। ओके सर, थैंक्स अ लॉट।